पिक्चर 22 40 करोड़। प्रत्यूष की बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, बकवास बंद करो। इलेक्शन की वजह से वह कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एक बार इलेक्शन हो जाए तो फिर से मैं जो चाहे वह कर पाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर आयुष कहता है, अगर आपके मामा जी इलेक्शन में हार गए तो क्या होगा? सिद्धार्थ आयुष का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुझे हाईवे पर चलती गाड़ी से धक्का दे दूंगा अगर ऐसा हुआ तो। आयुष ये सुनकर बिल्कुल शांत हो जाता है। सिद्धार्थ कहता है, अब मुझे बताओ कि क्या करूं मैं जिससे एक बार फिर से हमारा खौफ यहाँ हो जाए। प्रत्यूष कहता है, बस अपनी लिगेसी बरकरार रखते हैं और जो भी कुछ बोले उसे कूट देते हैं। खौफ एक बार फिर से बरकरार होगा। सिद्धार्थ कहता है, जाओ और जाकर सो जाओ, कल सुबह आगे के बारे में सोचेंगे। इधर हर तरफ ढूंढने के बाद भी किसी को भी सर नहीं मिला था। तभी उनकी नज़र उस सूटकेस के ऊपर पड़ती है और जैसे ही सूटकेस खुलता है तभी मनोज का सर अचानक उस सूटकेस से निकलकर बाहर जाता है। उसे देखकर वहां के लोग डर के मारे कांप उठे थे। उन लोगों ने भी आज तक कभी भी बिना सर का धर नहीं देखा था। ये सब उन लोगों के जिंदगी में पहली बार हुआ था। आयुष्मान राणा कहता है, इसे भेजो फॉरेंसिक में। अब मैं जा रहा हूँ। कल सुबह तक मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से सब कुछ पता चलना चाहिए। तुम लोग जब मुझसे मिलना तो अच्छी तरह से इसके बारे में सारी जानकारी लेकर ही आना। ये कहते हुए आयुष्मान राणा वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद रश्मि पूरा का पूरा काम संभालती हैं। अगले दिन सुबह सुबह आयुष्मान राणा के पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट आता है, जिसे देखकर आयुष्मान राणा कहता है, सारी जानकारी लेकर तो आए हो ना? फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, बिल्कुल लाया हूँ। आयुष्मान राणा कहता है, डॉक्टर खुराना कहाँ है? वो दिख नहीं रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, वो अभी छुट्टी पर हैं, अगले सप्ताह आएंगे। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है तो बताओ क्या पता चला? फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, सर फावड़े से काटा गया लेकिन उसके शरीर के ज्यादातर नसों को उस स्टार जैसे हथियार से काट दिया गया था जो आप लोगों को मिला था। उसके अलावा वहां एक भी फिंगरप्रिंट या फिर फुटप्रिंट नहीं मिला। खूनी का कोई ट्रेस नहीं मिला। आयुष्मान राणा कहता है, वो अंदर आया कैसे था? फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, पीछे की दीवार से आया और खिड़की के जरिए अंदर घुसा और फिर खून कर दिया। पैसे फैलाए और शराब छिड़क कर आग लगा दिया। उसके बाद लाश की ऐसी हालत हो गई, लेकिन सर को सूटकेस में डालकर अलग क्यों रखा, यह मुझे समझ में नहीं आया। आयुष्मान राणा कहता है, उसने हमारे ही एक साथी को मार दिया। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। आगे कुछ मिला है क्या? फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अब उन दोनों लड़कियों को ले लो। उनके शरीर में काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड क्लोरोफॉर्म मिला है। उन्हें बेहोश किया गया था। इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जाते हुए कहता है, शरीर के जलने की वजह से कुछ चीजें शायद गायब हो गई थी, जैसे कि वोकल कार्ड में एक हड्डी खिसकी हुई थी, वह कैसे हुई यह पता नहीं चल पाया है। आयुष्मान राणा कहता है, ठीक है अभी जाइए, अगर कुछ और पता चले तो हमें बताइएगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहां से चला जाता है। आयुष्मान राणा एक कांस्टेबल से कहता है, रश्मि कहाँ है? तभी वहां रश्मि आती है और आयुष्मान राणा कहता है, कुछ पता चला कहीं से? पूछताछ करने से भी कुछ भी पता नहीं चला है। वो जगह सुनसान इलाके में होने की वजह से किसी को भी पता नहीं चला। आयुष्मान राणा कहता है, उन दोनों लड़कियों से क्या पता चला? रश्मि कहती है, कॉल गर्ल्स थी। आयुष्मान राणा कहता है, चेहरा तो देखा होगा न उन लोगों ने? रश्मि कहती है, वे लोग नशे में थी इसलिए चेहरा नहीं देख सकी। उनका बस इतना कहना है कि जिस फोर्स के साथ उनके चेहरे को दबाया गया था जरूर वो कोई 28 से 30 साल का आदमी रहा होगा। आयुष्मान राणा कहता है, आखिर उसने क्यों मारा कांस्टेबल मनोज को? ऐसा क्यों किया उसने? रश्मि कहती है, ये लीजिए कांस्टेबल मनोज की बायोग्राफी। आयुष्मान राणा जैसे ही देखता है तो शौक होकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास है ये? 40 करोड़। रश्मि कहती है, यस सर। कांस्टेबल मनोज की लीगली और खासकर इल्लीगल प्रॉपर्टीज की वैल्यूएशन है 40 करोड़।
जिस जगह वह मारा गया वह बंगलो को उसने हाल फिलहाल में ही खरीदा था। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ वह तो पता चल ही रहा है। साहब लड़कियों के शौकीन थे। वो खूनी एमएलए बिस्वास सुराना को टारगेट कर रहा है। रश्मि कहती हैं, उसका एमएलए से क्या लेना देना है? आखिर एमएलए बिस्वास सुराना ने उसका बिगाड़ा क्या है? वह पागलों की तरह उन्हें टारगेट क्यों कर रहा है? आयुष्मान राणा कहता है, होता है। कुछ लोग पास्ट से उठकर आते हैं उन्हें बर्बाद करने के लिए। रश्मि कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। आयुष्मान राणा कहता है, एमएलए बिस्वास सुराना नामी गुंडे हुआ करते थे। काफी लोगों का घर उजाड़ा है और कईयों का खानदान साफ कर दिया है। कोई होगा उनमें से ही जो अपना बदला लेने आया है। रश्मि कहती है, मुझे लगता है कि उन्हें इस बारे में बता देना चाहिए। आयुष्मान राणा कहता है, कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन जो आने वाला है, बताने न बताने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक बार के लिए उन्हें बता देना जरूरी है। उसके तलाश को जारी रखो। आयुष्मान राणा सोच में पड़ जाता है और कहता है, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैं अभी खुद करोड़ में नहीं पहुंच पाया हूं और वह 40 करोड़। करप्ट लोग पुलिस का नाम बदनाम करते रहते हैं और लोग एक दो लोगों की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर देते हैं। यूं कहूं तो सही ही किया है मारकर। उस दिन हर तरफ ये खबर फैल गई थी कि एक कांस्टेबल को उसी खूनी ने मारा है जिसने मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट का खून किया था। मीडिया पुलिस को क्रिटिसाइज करती जा रही थी। उसके ऐसा करने की वजह से आयुष्मान राणा, जो अब वहां से अपनी ड्यूटी खत्म करके जाने ही वाला था, वह बाहर निकलते ही मीडिया के द्वारा घेर लिया गया था। आयुष्मान राणा अपने आप को घिरा हुआ देखकर कहता है, मैं भी तो वही सोच रहा था कि दिन इतना अच्छा कैसे जा रहा है। इनकी ही तो कमी थी। एक लड़का माइक को सीधा आयुष्मान राणा के मुंह के पास लाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगर उसे मौका मिलता तो वह अपने माइक को आयुष्मान राणा के मुंह में घुसा देता। आयुष्मान राणा, जो अभी भी गुस्से में था क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था, वह उस लड़के को चिल्लाते हुए कहता है, घुसा दो मुंह में। वह लड़का अपने माइक को पीछे कर लेता है। एक लड़की सवाल पूछती है, जनता पूछना चाहती है कि जब पुलिस खुद ही सेफ नहीं है तो वे लोग कैसे सेफ फील करेंगे। आयुष्मान राणा कहता है, वो खूनी जो कोई भी है वो जल्द ही हमारे पीछे खड़ा होगा, अपने चेहरे पर काला कपड़ा और हाथ में हथकड़ी डाले हुए। वो लड़का जो आयुष्मान राणा के मुंह से माइक घुसा रहे थे वो कहता है, आपने पिछली बार भी कहा था कि आप उस लड़की के खूनी को पकड़ने वाले हैं, लेकिन अब तक आप उसे पकड़ने में नाकाम रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसने आपके ही साथ काम करने वाले को मार दिया और आप हाथ पर हाथ धरे रह गए। आयुष्मान राणा कहता है, एक काम करो, तुम ही हमारे जगह पर आ जाओ और इस केस को सॉल्व कर लो। हम तो पागल हैं जिनके पास दिमाग ही नहीं है और सारा दिमाग तुम लोगों के ही पास है। आओ और हमारे जगह पर काम करो। ये सुनकर वह लड़का चुप हो जाता है और आयुष्मान राणा कहता है, आगे की जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। ये कहकर आयुष्मान राणा वहां से चला जाता है। जैसे ही आयुष्मान राणा वहां से जाने के लिए निकलता है तभी उसे फोन आता है। वह जल्दी से फोन उठाता है जो एसपी का था और कहता है, बोलिए सर। एसपी कहते हैं, तुम ये सब क्या बयान दे रहे हो मीडिया में? तुम कब से इतना एग्रेशन दिखाने लगे हो? जल्दी से जल्दी हेडक्वार्टर आ जाओ, मुझे मिलना है तुमसे। आयुष्मान राणा कहता है, हाँ अभी आता हूँ सर। आयुष्मान राणा ड्राइवर से कहता है, हेडक्वार्टर की तरफ चलो। 1 घंटे में आयुष्मान राणा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां आधे घंटे और इंतजार करने के बाद उसे एसपी से मिलने का मौका मिलता है। एसपी आयुष्मान राणा को देखते हुए कहता है, आओ बैठो। एसपी के टेबल पर लिखा हुआ था अधिराज माथुर। उसके बड़े बड़े मूंछ थे और देखने में अच्छा लग रहा था और उसकी तोंद निकली हुई नहीं थी। वो उन लोगों में से था जो हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वह डिपार्टमेंट के फिट ऑफिसर्स में से एक थे। आयुष्मान राणा बैठते हुए कहता है, आपने बुलाया था सर। अधिराज माथुर कहता है, देखो आयुष्मान, तुम्हें ये केस इसलिए दिया है मैंने क्योंकि तुम इसे सावधानी और शांति से हैंडल कर सकते हो, लेकिन तुम गुस्सा कर रहे हो और बिना सोचे समझे बयान दे रहे हो।
अगर ऐसे ही किसी को केस देना होता तो उसे अंशुमन सिंह को देता। वह मेरी भी बात नहीं मानता है। आयुष्मान राणा कहता है, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। अधिराज माथुर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आयुष्मान राणा कहता है, तो फिर मैं चलूं। अधिराज माथुर कहते हैं, देखो आयुष्मान, तुम्हें कांस्टेबल मनोज के मौत के ऊपर अफसोस करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सबसे ज्यादा करप्ट लोगों में से एक था। उसकी वजह से पूरी पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो रही थी। हम भी किसी तरह उसे रंगे हाथों पकड़ने वाले थे। आयुष्मान राणा कहता है, आपके कहने का मतलब है कि उसने जो कुछ भी किया है वह सही है। अधिराज माथुर कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। कानून को हाथ में लेने का अधिकार तो हमें भी नहीं है। आयुष्मान राणा कहता है, आप चिंता मत कीजिए सर, अगर मुझे थोड़ा और छूट दिया जाए तो उस किले को पकड़ सकता हूं मैं। अधिराज माथुर कहते हैं, तुम्हारे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है। तुम अपने हिसाब से काम करो, लेकिन मीडिया में अपना गुस्सा मत निकालना। आयुष्मान राणा कहता है, यस सर, लेकिन आपको एमएलए बिस्वास सुराना तक ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि उस किला का टारगेट कोई और नहीं बल्कि वही है। उस किले के बातों में मुझे एमएलए बिस्वास सुराना के लिए काफी ज्यादा नफरत महसूस हुआ। अधिराज माथुर कहते हैं, ठीक है, तुम चिंता मत करो, ये खबर वहां तक मैं पहुंचा दूंगा, तुम बस उसे पकड़ने के ऊपर ध्यान दो। आयुष्मान राणा वहां से निकल जाता है और बाहर आते हुए मन ही मन कहता है, अंदर बैठे बैठे लेक्चर देना बहुत ही आसान है, जरा बाहर निकल कर आए तो पता चलेगा कि हम कितनी मेहनत करते रहते हैं। इधर प्रतीक जब सुबह उठता है तो उसे ऋषि और संकेत दोनों ही सोए हुए नजर आते हैं। वो मन ही मन कहता है, यह क्या है, आज तक तो ऋषि मुझे उठाया करता था लेकिन आज खुद ही सो रहा है। प्रतीक अपना फोन देखता है और फिर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, आज तो संडे है, अभी का क्या न्यूज है, कल रात वाले खून के बाद पुलिस ने क्या बयान दिया है, जरा देखूं तो। ये कहते हुए प्रतीक न्यूज देखने लगता है कि आखिर उसके सोए हुए रहने के दौरान क्या क्या हुआ है। टू बी कंटिन्यूड।